हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि परीक्षा में अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, तो आप लगातार अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है? और जैसा कि हम टेस्ट भी करवा रहे हैं, तो आप डेली जितने हम टेस्ट आपको दे रहे हैं, वो टेस्ट आपको करते रहना है। शिक्षण अधिगम का एक टेस्ट हो चुका है, ये दूसरा टेस्ट है, ठीक है? इस वीडियो लेक्चर में हम देखिए एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ अतिलिखित प्रश्न करेंगे, जिससे कि आप लोगों का देखिए एक ही साथ दो दो चीजें तैयार होती जाएंगी। बहुविकल्पी भी प्रश्न सारे तैयार हो जाएंगे और अतिलिखित भी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए पहले प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है, यानी इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है? तो क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, या रुचि का सिद्धांत, या प्रयोगात्मक कार्य विधि। तो देखिए ये जो तीन है, ये शिक्षण अधिगम सिद्धांत हैं, लेकिन ये प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि ये शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। तो राइट ऑप्शन डी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संप्रेषण के घटक हैं, तो प्रेषक भी है, संदेश भी है, ग्राही भी है, यानी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, तो रेडियो, चलचित्र, टेलीविजन, कंप्यूटर। यानी श्रव्य जिसमें आप सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो, तो ये रेडियो नहीं है, क्योंकि रेडियो में आप केवल सुन सकते हैं, चित्र देख नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है, भ्रमण प्रविधि के चरण हैं, तो शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चयन, या पर्यटन स्थल हेतु सामग्री। तो राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होता है, यानी प्रयोग प्रदर्शन विधि किसमें प्रयोग होता है सर्वाधिक? तो देखिए इतिहास विषय में, या भाषा विषय में, या विज्ञान विषय में, या नागरिक शास्त्र विषय में। तो देखिए विज्ञान में सबसे ज्यादा प्रयोग करवाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो देखिए प्रेरणा का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, या चयन का सिद्धांत, या आवृत्ति का सिद्धांत। जहां पर देखिए बार बार दोहराना हो, तो वो होती है आवृत्ति का सिद्धांत, ठीक है, आवृत्ति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि, यानी आनंददायक और मनोरंजक रुचिपूर्ण बनाने हेतु सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो व्याख्यान विधि, या खेल गतिविधि, या स्पष्टीकरण प्रविधि, या अवलोकन एवं निरीक्षण प्रविधि। तो सबसे आनंददायक, मनोरंजक, रुचिपूर्ण उत्तम शिक्षण विधि जो है ये खेल है, यानी खेल या गतिविधि प्रविधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं, यानी शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं। तो देखिए प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी कथन, या उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का सूत्र नहीं है, ज्ञात से अज्ञात की ओर ये तो सूत्र है, पूर्ण से अंश की ओर ये भी सूत्र है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये भी सूत्र है, लेकिन डी ऑप्शन प्रेरणा का सिद्धांत ये सूत्र नहीं है, ठीक है। शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आता है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, या स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या सरल से कठिन की ओर। यानी शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना, ये देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर। कौन सा है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला क्वेश्चन है, सहयोग की भावना का विकास संभव है समूह कार्य से, या वाद विवाद से, या प्रश्नोत्तर से, या सहायक सामग्री से? तो सहयोग की भावना का विकास देखिए समूह कार्य से होता है। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है, तो देखिए बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कहानी के द्वारा किया जा सकता है। जितना ज्यादा बच्चों को कहानी सुनाएंगे, उतना ही उनकी कल्पना शक्ति का विकास होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन है? तो देखिए कथन किसका है? रूसो का है कथन, या रेमंड का, या हर्बर्ट, या सक्सेना का? तो देखिए ये कथन है रेमंड का, राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं, अभ्यास कार्य कराना,
खेल एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन कराना, समूह चर्चा करना या उपर्युक्त सभी। तो राइट ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी। प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षी, द्विपक्षी या एक पक्षी और द्विपक्षी दोनों। तो प्रभावी संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है, एक पक्षी भी हो सकती है और द्विपक्षी भी हो सकती है। तो राइट ऑप्शन होगा सी। देखिए, हमने देखिए 15 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, वो क्वेश्चन कर लिए हैं। अब चलिए हम आते हैं अतिलघुत्री प्रश्नों पर। देखिए अतिलघुत्री प्रश्न, तो पहला प्रश्न है किन्हीं दो शिक्षण सूत्रों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए पहला शिक्षण सूत्र है विशिष्ट से सामान्य की ओर और दूसरा है देखिए स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने ये दो बताए हैं तो आप यही दो लिखिए। बहुत सारे शिक्षण सूत्र हैं, किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षण में रुचि का सिद्धांत से क्या आशय है। यानी विद्यार्थी की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि का चयन करना रुचि का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है। तो देखिए जब विद्यार्थी पूर्व ज्ञान जो पहले सीख लिया है उसके आधार पर नई जानकारी सीखते हैं तो वह ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण सूत्रों से होने वाले दो लाभ बताइए। तो देखिए शिक्षण सूत्र द्वारा शिक्षण को अधिक रोचक, रचनात्मक तथा बच्चों की रुचि अनुकूल बनाता है। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया को यानी अधिगम की क्रिया को प्रभावशाली तथा व्यवस्थित बनाता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर प्रविधि के दो लाभ बताइए। यानी प्रश्नोत्तर जो प्रविधि है उसके दो लाभ। विद्यार्थी की सक्रियता बढ़ती है। प्रश्नोत्तर प्रविधि में क्या है, विद्यार्थी की जो है सक्रियता बढ़ती है। और दूसरा है देखिए सोचने की क्षमता का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है काठिन्य निवारण किस विषय की पाठ योजना का घटक है और क्यों किया जाता है। तो देखिए काठिन्य निवारण व्याख्या कौशल का घटक है। व्याख्या कौशल का प्रयोग साहित्य तथा भाषा विज्ञान में शब्द व्याख्या, भाषण व्याख्या आदि के लिए किया जाता है। इसमें कठिन बिंदुओं को स्पष्ट कर विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए दक्षता आधारित शिक्षण का क्या अर्थ है। तो देखिए दक्ष अध्यापकों द्वारा, दक्ष मतलब निपुण, निपुण अध्यापकों द्वारा ऐसा शिक्षण जो छात्रों को ज्ञान प्राप्ति में दक्ष बना सके। दक्षताओं का विकास तभी संभव है जब विद्यार्थी किसी ज्ञान की इकाई को उस सीमा तक सीख ली कि वह उसके जीवन का अंग बन जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए दक्षता आधारित शिक्षण के उद्देश्य बताइए। तो देखिए छात्रों को विषय विशेष में दक्ष बनाना। ठीक है, प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना यानी कंपटीशन की जो है भावना को विकसित करना, ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना, ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना। अगला प्रश्न है कहानी कथन प्रविधि के क्या उद्देश्य हैं। यानी कहानी कथन प्रविधि के क्या उद्देश्य हैं। तो कथन रोचक व बालकों को प्रेरित करने वाला हो। कथन जो है घटना को स्पष्ट व सरल बनाने वाला हो। कथन की भाषा सरल व बोधगम्य हो। कथन में आवश्यकता अनुसार उदाहरण, मानचित्र, चार्ट इत्यादि का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, ये है कहानी कथन प्रविधि के उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए शिक्षण अधिगम सामग्री को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है देखिए दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए संप्रेषण दो प्रकार का होता है। एक होता है शाब्दिक संप्रेषण यानी मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण इसके अंतर्गत आता है। और दूसरा है देखिए अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण इसमें वाणी संप्रेषण, स्पर्श संपर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गतिविधि आधारित शिक्षण की दो उपयोगिताएं लिखिए। तो देखिए इसमें छात्र अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। इसमें क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है।
इसमें छात्र का शरीर और मस्तिष्क दोनों कार्य करते हैं। तो देखिए आज की क्लास में हमने 15 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप किए और साथ ही देखिए हमने अतिलघुत्तरीय प्रश्न भी हल किए हैं। तो इस प्रकार अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और सारे क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है? लेकिन अगर आपने थ्योरी अभी तक नहीं पढ़ी है तो देखिए अभी टाइम है। हमने पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज पढ़ा रखा है। आप जाकर प्लेलिस्ट से वहां से जो विषय पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो देखिए आपको क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर किसी भी प्रकार का आप सुझाव देना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद।